हमारे चैनल अनजानी बातों में आपका स्वागत है, जहां हम वास्तविक जीवन की कहानियां सुनाते हैं जो न केवल आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि आपकी आंखें खोलती हैं, आपके दिल को छूती हैं। यह ना सिर्फ इतिहास का पाठ है, ना ही केवल जीवनी, बल्कि यह सत्ता, दर्द, युद्ध, डर, विश्वासघात और नियंत्रण की कीमत की कहानी है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम आज भी दुनिया भर में डर, बहस, गुस्सा और जिज्ञासा पैदा करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं से उठा, लोहे के हाथों से शासन किया और पूरी दुनिया के सामने गिरा। कुछ लोग उसे तानाशाह मानते हैं, कुछ राष्ट्रवादी, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनियंत्रित सत्ता के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। यह सद्दाम हुसैन की कहानी है, जिसको आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। हम गहराई में जाएंगे, न कि राजनीति गहराई में, बल्कि एक व्यक्ति की यात्रा के दिल में, एक टूटे हुए बचपन से क्रूर शासन तक, एक गरीब गांव से विश्व सुर्खियों तक और अंत में एक चौंकाने वाले अंत तक। इस कहानी का हर पल, हर दृश्य, हर मोड़, हर सबक वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। हम यहाँ प्रशंसा या दोष देने नहीं, बल्कि समझने के लिए हैं, क्योंकि सत्ता, डर और दर्द को समझे बिना आप अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझ सकते। चलो शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन की कहानी किसी महल से शुरू नहीं होती, ना ही सत्ता के साथ, बल्कि इराक के तोरी शहर के पास एक छोटे से धूल भरे गांव अलजा में, जहां 28 अप्रैल 1937 को उनका जन्म हुआ। लेकिन यह जन्म उत्सव नहीं था, बल्कि मृत्यु, हानि और भावनात्मक अंधेरे से घिरा हुआ था। सद्दाम हुसैन के जन्म से पहले ही उनके पिता या तो मर चुके थे या गायब हो गए थे। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं कि वास्तव में हुआ क्या। कुछ कहते हैं वे गायब हो गए थे, कुछ कहते हैं उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वे चले गए थे। उनकी माँ सोबा-तुल्फा अकेली, गर्भवती और अपने पहले बेटे की मृत्यु के दुख में टूटी हुई थी, जिसके कारण वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट गई। उन्होंने इसे सहन नहीं कर पाया। सद्दाम को जन्म से पहले ही देने की कोशिश की और यहाँ तक कि अपनी जान लेने की भी कोशिश की। आखिरकार उन्होंने नवजात सद्दाम को पहले कुछ सालों के लिए रिश्तेदारों को सौंप दिया। सद्दाम ने अपनी शुरुआती बचपन का हिस्सा बिना माँ, बिना पिता और बिना प्यार के बताया। यहीं से उनके भावनात्मक आघात के बीज बोए गए। वे खलनायक बनकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि अस्वीकृति, अस्थिरता और भावनात्मक आघात में जन्मे थे। कुछ साल बाद उनकी मां ने हसन अल इब्राहिम से दोबारा शादी की, जो एक गरीब और हिंसक व्यक्ति था। सद्दाम डर में जीते थे, उन्हें अक्सर पीटा जाता था। वे ऐसे घर में बड़े हुए, यहाँ दया से ज्यादा गुस्सा और शब्दों से ज्यादा मुक्कों की ताकत बोलती थी। 10 साल की उम्र तक वे ठीक से पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन तब तक उनके भीतर कुछ और गहरा और अंधेरा पनपने लगा था। क्रोध की भावना, सम्मान की चाह और उस दुनिया से बदला लेने का सपना जिसने उन्हें ठेस पहुंचाई थी। 10 साल की उम्र में सद्दाम ने उस अपमानजनक घर को छोड़ दिया और बगदाद में अपने चाचा खैरला तुल्फा के पास चले गए, जो एक पूर्व सैन्य अधिकारी और कट्टर राष्ट्रवादी थे, जो उपनिवेशवाद और अरब भूमि पर विदेशी प्रभाव से नफरत करते थे। उनका मानना था कि केवल मजबूत पुरुषों को शासन करना चाहिए और हिंसा नियंत्रण के लिए जरूरी है। खैरला ने सद्दाम के दिमाग को अरब शक्ति, सैन्य गौरव
और क्रूर नेतृत्व की किताबों और विश्वासघात, नियंत्रण और संघर्ष की कहानियों से भर दिया। यही थी सदाम की शिक्षा, स्कूली किताबों की नहीं बल्कि वर्चस्व, हिंसा और डर के विचारों की, जिसके चलते वह सत्ता प्रति जुनूनी हो गए। सदाम हुसैन केवल धन के लिए नहीं बल्कि सम्मान, नियंत्रण और कभी फिर कमजोर ना पड़ने की चाह में ऊपर उठना चाहते थे। बगदाद में स्कूल जाने के बावजूद वे कभी भी पढ़ाई में माहिर नहीं थे, बल्कि अपनी आक्रामकता, धमकी और हिंसक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। छात्र रहते हुए भी वे हथियार रखते थे, लोगों पर चाकू से हमला करते थे, अक्सर लड़ाई करते थे और सहपाठियों में डर पैदा करते थे जिसे वे पसंद करते थे। वे पारंपरिक रूप से बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन चालाक, धैर्यवान और नियंत्रण की दृष्टि रखने वाले थे। शांति की नहीं बल्कि सत्ता की। 1950 के दशक के अंत में इराक में राजनीतिक उथल पुथल थी। देश में राजशाही थी, लेकिन गरीबों और राष्ट्रवादियों में इसके प्रति नफरत बढ़ रही थी। इस माहौल में सदाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब एकता, समाजवाद और हिंसा के जरिए मजबूत नेतृत्व में विश्वास रखती थी। वे बदलाव के लिए इंतजार नहीं करना चाहते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे बलपूर्वक हासिल करना चाहते थे। और सत्ता की भूख और हिंसक ऊर्जा से भरे सदाम उनके लिए एकदम सही हथियार थे। वे अभी केवल 20 साल की उम्र के थे, लेकिन महत्वाकांक्षा, उत्साह और खतरनाक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। यही थी सदाम हुसैन की भविष्य की नींव। एक गरीब, बिना प्यार वाला लड़का जिसे चरमपंथियों ने पाला, जिसे मार और आंस विकृति झेलनी पड़ी, लेकिन अब वह यह मानने लगा था कि डर ही ताकत है और हिंसा ही जवाब है। उन्होंने अभी तक किसी की हत्या नहीं की थी, ना ही शासन किया था, लेकिन रास्ता खुल रहा था और जो आगे हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब सदाम ऊपर उठने के लिए तैयार थे। 1950 के दशक के अंत में इराक एक टाइम बम की तरह था। देश बदल रहा था, राजशाही ढह रही थी और 1958 में इराकी राजा को एक हिंसक सैन्य क्रांति में उखाड़ फेंका गया और मार दिया गया। नई सरकार सैन्य आधारित थी, लोगों का समर्थन करने का दावा करती थी, लेकिन कई इराकी, खासकर अरब राष्ट्रवादी नाराज थे। उनका मानना था कि इराक अभी भी ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में है। सदाम जिस बाथ पार्टी में शामिल हुए थे, वह मानती थी कि इराक को मजबूत, स्वतंत्र और अन्य अरब देशों के साथ एकजुट होना चाहिए और बदलाव शांतिपूर्ण चर्चा से नहीं बल्कि हिंसा और नियंत्रण से आएगा। सदाम हुसैन अभी बहुत युवा थे, लेकिन बाथ पार्टी के भरोसेमंद सदस्य बन चुके थे। वे शांत, सतर्क और गहरे रूप से वफादार थे। ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब मौका आता वे बिना हिचकिचाहट के कार्रवाई करते थे। अब बाथ पार्टी कुछ बड़ा करने की तैयारी में थी। उस समय के राष्ट्रपति जनरल अब्दुल करीम कासिम थे, जिन्होंने राजा को हटाने के बाद सत्ता हासिल की थी, लेकिन बाथ पार्टी के कई लोग उन्हें समस्या मानते थे। उनका मानना था कि कासिम कम्युनिस्टों के साथ बहुत दोस्ताना थे और इससे अरब एकता को खतरा था। साथ ही इराक में सोवियत प्रभाव बढ़ने का डर था। 1959 में 22 साल की उम्र में सदाम को राष्ट्रपति की हत्या के खतरनाक मिशन के लिए चुना गया और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। कागज पर योजना सरल थी, लेकिन बेहद जोखिम भरी। कासिम अपनी कार से यात्रा कर रहे होंगे और सदाम का समूह बगदाद की एक तंग गली में मशीन गनों से हमला करेगा। 7 लोग हथियारों के साथ छिपे थे। सदाम के पास एक राइफल और पिस्तौल थी। जैसे ही राष्ट्रपति की कार आई, गोलियां चलने लगी। सदाम ने भी गोली चलाई।
कुछ ही सेकंड में अराजकता फैल गई। लेकिन कासिम मरे नहीं, वे घायल हुए। उनका ड्राइवर मारा गया, पर वे किसी तरह बच निकले। योजना विफल रही और इसमें शामिल हर व्यक्ति को सरकार ने वंचित घोषित कर दिया। जल्द ही सद्दाम का चेहरा बगदाद में मोस्ट वांटेड पोस्टरों पर था। उन्हें भागना पड़ा। हमले में सद्दाम के पैर में गोली लगी थी। वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन बाथ पार्टी के नेटवर्क की मदद से वह बगदाद से भाग निकले। दूर दराज के इलाकों में पैदल चले, गांव के घरों में छिपे, नदियां पार की, रात में चले और आखिरकार समर्थकों की मदद से सीरिया और फिर मिस्र पहुंचे। यहाँ सरकार अरब राष्ट्रवादियों का समर्थन करती थी। कहरा में सद्दाम ने फर्जी पहचान के साथ जीवन बिताया। वह कहरा विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वे अपनी पार्टी के संपर्क में रहे। उन्होंने सीखा, इंतजार किया, नजर रखी और योजना बनाई। 1963 में बाथ पार्टी ने एक और सैन्य तख्ता पलट के जरिए आखिरकार इराक में सत्ता हासिल कर ली। सद्दाम हुसैन बड़ी उम्मीदों के साथ बगदाद लौटे, लेकिन नई बाथ सरकार अस्थिर और अल्पकालिक थी। उन्होंने केवल 9 महीने बाद उन्हें सेना के अन्य नेताओं ने सत्ता से हटा दिया, जिससे सद्दाम एक बार फिर खतरे में पड़ गए। लेकिन इस बार वे भागे नहीं, बल्कि भूमिगत हो गए और अन्य आतंकवादियों के साथ चुपके से संगठन, पुनर्निर्माण और अगले उदय की योजना बनाने में जुट गए। उन्होंने अपनी चचेरी बहन सजीदा से शादी की और परिवार शुरू किया। भले ही उनका राजनीतिक जीवन और खतरनाक होता जा रहा था, इस समय तक सद्दाम केवल एक लड़ाकू ही नहीं रह गए थे, वे एक कुशल योजनाकार बन चुके थे। शांत, बुद्धिमान, ठंडे दिमाग और गहरे ध्यान वाले, उन्होंने सत्ता के पर्दे के पीछे के कामकाज, सूचना, वफादारी, नियंत्रण और डर को समझना शुरू कर दिया था। और जल्द ही उनकी योजनाएं और भी गहरी और अंधेरी होने वाली थी। 1964 में सद्दाम को आखिरकार इराकी पुलिस ने पकड़ लिया और बगदाद की जेल में डाल दिया। लेकिन उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि इस समय का उपयोग सोचने, लिखने, योजना बनाने और संगठन करने में किया। 2 साल बाद 1966 में सद्दाम जेल से भाग निकले, लेकिन यह केवल भाग्य नहीं था, बल्कि बाथ पार्टी के अंदरूनी लोगों की मदद से एक सुनियोजित भागने की योजना थी। जेल के बाहर एक कार इंतजार कर रही थी। पहरेदारों को रिश्वत दी गई या धमकाया गया और सद्दाम रात के अंधेरे में गायब हो गए। इस भागने ने उन्हें बाथ पार्टी के भीतर प्रसिद्ध कर दिया। अब उन्हें केवल एक लड़ाकू नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में देखा जाने लगा और जल्द ही वे यही करने वाले थे। 1968 में बाथ पार्टी ने इराक पर फिर से कब्जा कर लिया, इस बार बहुत मजबूत नींव के साथ। अहमद हसन अल बकर एक वरिष्ठ बाथवादी इराक के राष्ट्रपति बने और सद्दाम हुसैन को उपराष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन वास्तव में वे पर्दे के पीछे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन रहे थे। उन्होंने खुफिया सेवाओं, गुप्त पुलिस और सूचना के सभी नेटवर्कों पर नियंत्रण कर लिया और लोगों की बातचीत को सुनने लगे। सद्दाम हुसैन सेना पर नजर रखते थे, दुश्मनों को चुपके से हटाते थे, डर के जरिए वफादार बनाते थे, आज्ञाकारी लोगों को पुरस्कृत करते थे और विरोध करने वालों को सजा देते थे, सार्वजनिक रूप से मुस्कुराते थे और निजी तौर पर नष्ट करते थे। 1970 की दशक की शुरुआत तक सद्दाम इराक के शाया राजा बन चुके थे। भले ही वह अभी राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि कई लोग जानते थे कि असली ताकत वही थे।
उन्होंने यातना कक्ष बनाए, लोगों को निगरानी और पूछताछ में प्रशिक्षित किया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था, क्योंकि किसी की भी जासूसी हो सकती थी, रिकॉर्ड किया जा सकता था या सजा दी जा सकती थी। लेकिन साथ ही सद्दाम ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे इराक में अरबों की आमदनी हुई, और शिक्षा व बुनियादी ढांचे में निवेश किया, नए शहर, पुल और स्कूल बनवाए। लेकिन यह दयालुता के कार्य नहीं थे, बल्कि रणनीति थी, क्योंकि सद्दाम एक बात स्पष्ट रूप से समझते थे कि इराक पर शासन करने के लिए उन्हें दो काम एक साथ करने होंगे: लोगों से प्यार हासिल करना और उन्हें उससे भी ज्यादा डराना। 16 जुलाई 1979 को राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर, जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक इराक का नेतृत्व किया था, ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन असली कारण जनता से छिपा था। सद्दाम पिछले कई सालों में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। उन्होंने चतुराई से सेना, खुफिया सेवा, मीडिया और यहाँ तक कि अल बकर के सबसे करीबी दायरे में अपने वफादार लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। एक एक करके सद्दाम ने सड़कों पर लड़ाई के बिना, बल्कि दिमाग को नियंत्रित करके और खतरों को खत्म करके नियंत्रण हासिल किया। इस्तीफा सरकार के अंदरूनी लोगों के लिए आश्चर्य नहीं था, वे इसे आते देख चुके थे, लेकिन वे चुप रहे, क्योंकि चुप्पी ही उनकी सुरक्षा थी। अगले ही दिन सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बन गए और इसके साथ ही सब कुछ बदल गया। राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद सद्दाम ने बगदाद में बाथ पार्टी की एक बैठक बुलाई। यह एक बड़ा खुला हाल था। यहाँ सैकड़ों पार्टी सदस्य मौजूद थे। वे लोग जो उनके साथ काम करते थे, उनका समर्थन करते थे, उनके साथ हंसते थे, उन पर भरोसा करते थे। सद्दाम शांति से मंच पर चले गए, बैठे और फिर उन्होंने एक नामों की सूची निकाली। खड़े होकर उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ पार्टी सदस्य गद्दार हैं जो इराक के दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक एक करके नाम पढ़ना शुरू किया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ रोने लगे, कई तो अपनी कुर्सियों पर जड़बत बैठे रहे। जैसे जैसे नाम पुकारे गए, सुरक्षा कर्मी उन लोगों को हाल से बाहर खींच ले गए, जिनमें से कुछ को तुरंत, कुछ को कबूलनामे के बाद फांसी दे दी गई। एक ही दिन में 60 से ज्यादा शीर्ष पार्टी सदस्यों को हटा दिया गया। यह हर किसी के लिए एक संदेश था, कोई भी अछूता नहीं है, यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी लोग भी सुरक्षित नहीं थे। दोस्त भी गायब हो सकते थे। इस पल ने सद्दाम के असली शासन की शुरुआत को चिन्हित किया, जो ना तो राजनीति पर आधारित था, ना ही लोकप्रियता पर, बल्कि सिर्फ एक चीज पर, डर पर। राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम ने देश को भीतर से नियंत्रित करने पर ध्यान दिया। उन्होंने इराकी खुफिया एजेंसी मुखाबरात का विस्तार किया, जो फोन कॉल्स को टैप करती थी। स्कूलों, दफ्तरों, मस्जिदों और बाजारों में जासूस तैनात करती थी। पड़ोसी पड़ोसियों की जासूसी करते थे। बच्चों को अपने माता पिता की मुखबरी के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। एक गलत शब्द गिरफ्तारी का कारण बन सकता था, एक अफवाह मौत का। लोग चुप रहना, सवाल ना करना और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से घबराहट ना दिखाना सीख गए। हर कक्षा में सद्दाम की तस्वीर थी, हर अखबार उनकी तारीफ करता, हर टीवी चैनल उनके भाषण दिखाता। वे इराक का चेहरा, इराक की आवाज, इराक का केंद्र बन गए। और धीरे धीरे इराक एक देश नहीं रह गया, बल्कि झंडों वाला एक जेल खाना बन गया। सद्दाम को बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने गृह नगर तोरित के लोगों और परिवार वालों को सत्ता के दायरे में रखा। उनके बेटों उदय और कुशा को विशेष शक्तियां दी गई। सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाइयों और सौतेले भाइयों को सेना और खुफिया विभाग में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, उनके कबीले को इराक का अभिजात वर्ग बनाया। यह सब केवल एक कारण से किया, वफादारी, क्योंकि उनका मानना था कि केवल खून पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन उनके अपने परिवार के भीतर भी डर का माहौल था, कोई भी हटाया जा सकता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी वफादार रहना पड़ता था, न कि प्यार से बल्कि सब कुछ खो देने के डर से। 1980 के दशक की शुरुआत में आम इराकियों ने एक सद्दाम के शासन में जीवन प्रगति और भय का मिश्रण था। उन्होंने आधुनिक राजमार्ग, पुल, स्कूल और अस्पताल बनवाए, बिजली और पानी की व्यवस्था में सुधार किया, खासकर शहरों में परिवारों को पैसे दिए, मुफ्त शिक्षा और स्वस्थ सेवाएं दी। लेकिन यह जनता के प्रति प्रेम की वजह से नहीं था, बल्कि यह उनके नियंत्रण तंत्र का हिस्सा था। अगर लोगों के पास नौकरी, सेवाएं और आराम हो तो वे चुप रहेंगे, और जो चुप नहीं रहते वे गायब हो जाते। लेखक, कलाकार, पत्रकार, छात्र, कोई भी जो सरकार के खिलाफ बोले उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था। कुछ को यातना दी गई, कुछ को मार दिया गया और कुछ बस कभी दिखाई नहीं दिए। सड़कें साफ थी, अस्पताल चल रहे थे, लेकिन दीवारों के पीछे इराक खून बह रहा था। 1980 में सद्दाम ने एक खतरनाक फैसला लिया और ईरान पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ, जो 20वीं सदी के सबसे लंबे और खूनी युद्धों में से एक था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका मानना था कि 1959 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान कमजोर था। उन्हें डर था कि ईरान का धार्मिक आंदोलन इराक में फैल सकता है। वे यह साबित करना चाहते थे कि इराक अरब दुनिया का असली नेता है, और उन्हें लगा कि वे जल्दी जीत जाएंगे। लेकिन वे गलत थे। यह युद्ध 1980 से 1988 तक 8 साल चला, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान इराक युद्ध में सैनिकों और नागरिकों दोनों ने भयानक कीमत चुकाई। दोनों देशों ने रासायनिक हथियारों, बाल सैनिकों और सामूहिक फांसियों जैसी क्रूर रणनीतियों का इस्तेमाल किया। इराक को गहरी चोट पहुंची, शहर बमबारी से तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हजारों इराकी परिवारों ने अपने बेटों, पिताओं और भाइयों को खो दिया। लेकिन सद्दाम रुकने को तैयार नहीं थे। हार मानना उनके लिए कमजोरी था। युद्ध के बीच में भी वे अपनी मूर्तियां बनवाते रहे, लंबे भाषण देते रहे और दुनिया को याद दिलाते रहे कि वह ही इराक है। देश त्रासदी झेल रहा था, लेकिन सद्दाम ने सुनिश्चित किया कि कोई इस बारे में बात ना करे। उन्होंने हकीकत का एकमात्र संस्करण बनाया और मीडिया को उसे दोहराने के लिए मजबूर किया। इराक जीत रहा था, सद्दाम नायक थे, दुनिया इराक से जलन करती थी। कलाकारों ने उनके लिए कविताएं लिखने, गीतकारों को उनके नाम पर गाने बनाने और बच्चों को यह सिखाने के लिए मजबूर किया कि सद्दाम सभी इराकियों के पिता समान है। राष्ट्रपति की आलोचना करना यहाँ तक कि निजी तौर पर गैर कानूनी हो गया और लोग एक ही नियम से जीना सीख गए। चुप रहो, युद्ध खत्म हुआ। लेकिन सद्दाम के सामने नई समस्या थी, पैसों की कमी। अर्थव्यवस्था ढह रही थी, लोग थक चुके थे और सबसे बढ़कर सद्दाम गुस्से में थे, क्योंकि उनके दिमाग में इराक ने ईरान की क्रांति से अरब दुनिया को बचाया था और उन्हें लगता था कि कुवैत और सऊदी अरब को अब इराक का कर्जा माफ करना चाहिए या ईरान देना चाहिए। लेकिन कुवैत ने कर्जा माफ करने के लिए इनकार कर दिया और इससे भी बुरा, उसने अतिरिक्त तेल उत्पादन शुरू कर दिया, जिससे तेल की कीमतें गिर गई और इराक को अपनी सबसे बड़ी आया तेल निर्यात से कम कमाई होने लगी। सद्दाम के लिए यह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं बल्कि अपमान था। उनका मानना था कि कुवैत सीमा के पास साझा तेल क्षेत्र से इराक का तेल चुरा रहा था और उनका गुस्सा बढ़ने लगा।
पहले सद्दाम ने कूटनीति की कोशिश की, कुवैती नेताओं से मिले, उन्हें चेतावनी दी, सार्वजनिक बयान दिए कि इराक चुप नहीं रहेगा, लेकिन पर्दे के पीछे वे कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे थे। उन्होंने कुवैत की सीमा के पास सैनिकों को तैनात किया और गुप्त सैन्य बैठकें की। सद्दाम हुसैन ने सैनिकों को तेजी से हमला करने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। उनका मानना था कि कोई उन्हें रोकेगा नहीं, और क्यों रोकता। अमेरिका ने ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक का समर्थन किया था। अरब देश उनसे सम्मान या डर रखते थे, और कुवैत के पास अपनी रक्षा के लिए कोई वास्तविक सेना नहीं थी। इसलिए सद्दाम ने एक फैसला लिया जो इराक के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। 2 अगस्त 1990 की सुबह इराकी टैंक, सैनिक और हेलीकॉप्टरों ने कुवैत की सीमा पार की। वे तेजी से आगे बढ़े। 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने 48 घंटों से भी कम समय में कुवैत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। कुवैत की सरकार भाग निकली, उसकी राजधानी पर नियंत्रण हो गया, और सद्दाम ने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। उनका मानना था कि यह उनकी जीत थी और दुनिया चुपचाप देखती रहेगी, लेकिन इस बार वे गलत थे। कुछ ही घंटों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने इस आक्रमण की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत इराक से कुवैत छोड़ने की मांग की, लेकिन सद्दाम ने इनकार कर दिया। उन्होंने भाषण दिया, इसे नया बताया, कहा कि कुवैत को ब्रिटिश ने बनाया था और यह हमेशा से इराक का हिस्सा था। वह बोले कि इराक उपनिवेशवाद और पश्चिमी नियंत्रण के खिलाफ खड़ा है, लेकिन दुनिया ने उनके शब्दों को स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसका मतलब था कि इराक अब तेल नहीं बेच सकता था और न ही कोई विदेशी सामान खरीद सकता था। पहले से कमजोर इराकी अर्थव्यवस्था और तेजी से ढहने लगी। फिर एक समय सीमा आई। संयुक्त राष्ट्र ने इराक को 15 जनवरी 1991 तक कुवैत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। अगर सद्दाम पीछे नहीं हटे तो सैन्य कार्रवाई होगी। फिर भी उन्होंने मना कर दिया। 17 जनवरी 1991 को समय सीमा के सिर्फ 2 दिन बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। 5 हफ्तों तक इराक और कुवैत में हवाई हमले किए गए। हवाई अड्डे, सैन्य ठिकाने, कारखाने, संचार लाइनें, सब कुछ निशाना बनाया गया। इराकी सैन्य शक्ति को हवाई हमलों ने कुचल दिया और फिर 24 फरवरी 1991 को जमीनी आक्रमण शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन बलों ने मात्र 100 घंटों में इराकी सैनिकों को कुवैत से खदेड़ दिया। 28 फरवरी 1991 को युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इराक हार गया, लेकिन सद्दाम अभी भी सत्ता में थे। उनके महल अछूते रहे और वे टेलीविजन पर मुस्कुराते हुए दिखे, इसे आध्यात्मिक जीत बताते हुए, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। इराक आंतरिक रूप से ढह रहा था। उसका बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका था। अर्थव्यवस्था ठप थी, लोग भूखमरी का शिकार थे और देश के भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। दक्षिण में सद्दाम के शासन द्वारा लंबे समय से दबाए गए शिया मुसलमानों ने विरोध शुरू किया और उत्तर में कुर्द आबादी भी उठ खड़ी हुई, उम्मीद में कि अमेरिका उनकी मदद करेगा। लेकिन अमेरिका ने इराक के भीतर हस्तक्षेप नहीं किया। वह केवल कुवैत को आजाद करवाने तक रुके। सद्दाम को हटाने का इरादा नहीं था, जिससे सद्दाम को विद्रोहों को कुचलने का समय और ताकत मिली। उन्होंने सेना और टैंकों और वायु सेना का इस्तेमाल करके बागियों पर हमला किया। हजारों लोग मारे गए, पूरे गांव नष्ट हो गए। लोग पहाड़ों, सीमाओं और शरणार्थी शिविरों की ओर भागे। सद्दाम ने एक बार फिर क्रूरता, निगरानी और खामोशी के जरिए देश को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इराक तेल बेच नहीं पा रहा था, इसलिए
1995 में संयुक्त राष्ट्र तेल के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत इराक सीमित तेल बेचकर केवल भोजन और दवाइयों के लिए पैसा इस्तेमाल कर सकता है, हथियारों के लिए नहीं। लेकिन यह कार्यक्रम भी भ्रष्ट हो गया। बाद में रिपोर्ट्स से पता चला कि अरबों डॉलर चोरी हुए और सद्दाम के करीबी लोगों ने इस व्यवस्था से मुनाफा कमाया, जबकि आम इराकी त्रासदी झेल रहे थे। बच्चे भूखमरी और दवा की कमी से मर रहे थे। अस्पतालों में उपकरण खत्म हो गए। गांव और शहरों में कुपोषण फैल गया। फिर भी सद्दाम का शासन मजबूत रहा, समर्थन के कारण नहीं बल्कि डर और थकावट के कारण। लोग लड़ने के लिए बहुत थक चुके थे और जो कोशिश करते उन्हें तुरंत चुप करा दिया जाता। जैसे जैसे इराक कमजोर होता गया, सद्दाम ने अपनी छवि को और मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने बड़ी मूर्तियां बनवाई, उनके बारे में गाने लिखवाए, उनका चेहरा नोटों, किताबों, डाक टिकटों और इमारतों पर छपवाया। हर भाषण में सद्दाम हुसैन को सभी अरबों का नेता, बेबीलोन का शेर या राष्ट्र का पिता कहा जाता था। लेकिन यह उपाधियां प्यार नहीं थी, यह आदेश थे। लोग इन्हें गर्व से नहीं बल्कि डर से दोहराते थे। वे लगभग किसी पर भरोसा नहीं करते थे। हत्या के डर से दर्जनों गुप्त महलों के बीच घूमते रहते थे। फिर भी वे पश्चिम पर नजर रखते थे, सार्वजनिक रूप से अपने दुश्मनों को चेतावनी देते थे और यह विश्वास रखते थे कि इराक फिर से उठ सकता है। लेकिन दुनिया उन्हें भूली नहीं थी और उनका अगला कदम उनके अंतिम दुश्मन को पहले से कहीं ज्यादा करीब लाने वाला था। 11 सितंबर 2001 की सुबह दुनिया ठहर गई, जब अलकायदा नामक आतंकवादी समूह ने 4 हवाई जहाजों का अपहरण कर लिया। 2 को न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावरों में टकराया गया, एक वाशिंगटन डीसी में पेंटागन से टकराया और एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक ही दिन में करीब 3000 लोग मारे गए। यह आधुनिक इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। दुनिया सदमे में थी और अमेरिका गुस्से में था। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्पष्ट बयान दिया कि हम आतंकवाद से हर जगह लड़ेंगे और खतरे के हमारे पास आने का इंतजार नहीं करेंगे। सद्दाम हुसैन का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था। हमलावर अलकायदा के थे, उनमें से ज्यादातर सऊदी अरब से थे। लेकिन हमलों के बाद अमेरिकी सरकार ने उन सभी देशों पर नजर डालनी शुरू की जो खतरनाक या अविश्वसनीय माने जाते थे, और सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाला इराक उस सूची में सबसे ऊपर था। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मानना था कि सद्दाम सामूहिक विनाश के हथियार छिपा रहा था, जैसे परमाणु बम, रासायनिक गैस या जैविक हथियार जो हजारों या लाखों लोगों को मार सकते थे। सद्दाम ने अतीत में ईरान इराक युद्ध और उत्तरी इराक में कुर्दों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। कई लोगों का मानना था कि सद्दाम हुसैन के पास अभी भी सामूहिक विनाश के हथियार थे और अमेरिका को डर था कि वह उन्हें आतंकवादियों को दे सकता है। इस डर ने एक संदेश को जन्म दिया, हम इंतजार नहीं कर सकते। 1991 से 1998 तक संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों ने नियमित रूप से इराक का दौरा किया, कई पुराने हथियार नष्ट किए, कई कार्यक्रम बंद किए, लेकिन इराक पूर्ण सहयोग नहीं कर रहा था। 1998 में सद्दाम ने निरीक्षकों को पूरी तरह रोक दिया, जिससे दुनिया में सवाल उठा कि वह क्या छिपा रहा है। 2002 में वैश्विक दबाव में निरीक्षकों को वापस आने दिया गया, लेकिन उन्हें कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम ने हथियार छिपाए हैं और दुनिया के साथ खेल रहा है। 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने युद्ध की तैयारी शुरू की, संयुक्त राष्ट्र से समर्थन की कोशिश की, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों ने सबूतों की कमी और आक्रमण के खतरों की चेतावनी दी। राष्ट्रपति बुश ने कहा कि इराक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तोड़े और सद्दाम शांति के लिए खतरा है। उन्होंने 48 घंटे में इराक छोड़ने की चेतावनी दी, जिसे सद्दाम ने ठुकरा दिया। सैन्य वर्दी में टीवी पर आकर कहा कि इराक कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। 20 मार्च
2003 को ऑपरेशन इराक फ्रीडम शुरू हुआ। बगदाद का आकाश विस्फोटों, रॉकेटों और हवाई हमलों से जगमगा उठा। शॉक एंड ऑर रणनीति ने सैन्य ठिकानों, सरकारी इमारतों, संचार केंद्रों, सड़कों और पुलों को तेजी से नष्ट किया। कुछ ही दिनों में अमेरिकी सैनिक कुवैत से दक्षिण और ब्रिटिश सैनिक पूर्व से घुसे। हवाई सहायता के साथ इराकी सेना अभयभूत होकर कई जगहों पर आत्मसमर्पण कर गई। 3 हफ्तों में अमेरिकी सेना बगदाद में घुसी। इराकी सेनाएं गायब हो चुकी थी। फिर दोस्त चौक पर सदाम की विशाल मूर्ति को अमेरिकी टैंक और उत्साहित इराकियों ने गिरा दिया। लोग इसे जूते, लाठियां और चप्पलों से मारने लगे, जो उनके शासन के पतन का प्रतीक बना। लेकिन सदाम गायब थे, ना टीवी पर दिखे, ना पकड़े गए, ना उनकी आवाज रेडियो पर थी। उनके करीबी सलाहकार भी नहीं जानते थे कि वे कहाँ हैं। अमेरिका ने उनकी तस्वीर के साथ मोस्ट वांटेड सूची बनाई। शहरों, सुरंगों, खेतों, रेगिस्तानों में तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अफवाहें थी कि वे तिक्रित में छिपे हैं, सीरिया भाग गए, मर चुके हैं या जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। सदाम का पतन शांति नहीं लाया। इराक हिंसा में डूब गया। लूटपाट शुरू हुई। सैन्य अड्डों के हथियार नागरिकों के हाथ में आए। सुन्नी और शिया आबादी आपस में लड़ने लगी। अलकायदा सहित आतंकवादी समूह घुस आए। बमबारी, हत्याएं और अपहरण रोज की खबरें बन गई। कई इराकियों ने सदाम से नफरत की थी, लेकिन अब उन्हें पूरी अराजकता का डर था। चुप्पी का डर अब विस्फोटों की आवाज में बदल गया और दुनिया पूछ रही थी, क्या सदाम को हटाना आजादी की शुरुआत थी या कुछ और अंधेरे की। 8 महीनों तक सदाम गायब रहे। बगदाद में उनकी मूर्ति गिर चुकी थी। महल और सेना टूट चुके थे। शहर धुएं, शोर और डर से भरे थे। लेकिन 2 दशकों तक पूर्ण नियंत्रण रखने वाला वह शख्स कहीं नहीं था। उनकी तस्वीर अब केवल अमेरिकी मोस्ट वांटेड पोस्टरों पर थी, जिसमें उनका नाम एस ऑफ स्पेड्स के रूप में सबसे ऊपर था। हजारों सैनिकों ने घरों, खेतों, बंकरों, सुरंगों और पहाड़ों की तलाशी ली। पूर्व जनरलों, अंगरक्षकों और परिवार वालों को पकड़ा गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सदाम कहाँ है। उनके गृह नगर तिक्रित में सैकड़ों घरों की तलाशी हुई। चचेरे भाइयों पर नजर रखी गई। दर्जनों सूचनाएं जांची गई, लेकिन बार बार कुछ नहीं मिला। मानो वे धूल में गायब हो गए। 8 महीने बाद एक विशिष्ट सूचना मिली कि सदाम तिक्रित के पास अद दाबर के एक दूरस्थ कृषि क्षेत्र में छिपे हैं, जहां वुल्वरिन 1 और वुल्वरिन 2 नामक 2 छोटे गांवों को चिन्हित किया गया। अमेरिका की 4थी इन्फेंट्री डिवीजन और विशेष बलों के 600 के अधिक सैनिकों को ऑपरेशन रेड डॉन के तहत भेजा गया। उन्होंने अद दाबर के 2 फार्म हाउसों की तलाशी ली और एक के पास उन्हें एक छोटा छिपा हुआ गड्ढा मिला, जो ईंटों और मिट्टी से ढका था। एक सैनिक ने ढक्कन हटाया। नीचे एक अंधेरा गड्ढा था, जिसमें टॉर्च की रोशनी डालने पर सदाम हुसैन दिखे, गंदे, थके हुए, चुप, लंबी सफेद दाढ़ी और उलझे बालों के साथ, बिना हथियार के। और उस पल उन्होंने अंग्रेजी में कहा, मैं सदाम हुसैन हूँ, इराक का राष्ट्रपति। मैं बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। पहचान के लिए तस्वीरें ली गई। मेडिकल जांच हुई। वे जीवित थे, लेकिन पकड़े गए। खबर सेकंडों में दुनिया भर में फैल गई। इराकी सड़कों पर उतरे। कुछ ने उत्सव मनाया, कुछ रोए, कुछ चुप रहे। भविष्य को लेकर अनिश्चित। जिस व्यक्ति ने कभी डर से शासन किया, अब वह एक गड्ढे में कैदी था। पकड़े जाने के बाद उन्हें गुप्त स्थान पर ले जाया गया। अमेरिका ने उन्हें इराक की अंतरिम सरकार को सौंप दिया, लेकिन कड़ी निगरानी में 2005 में उनका मुकदमा शुरू हुआ। यह सिर्फ एक अदालती मामला नहीं, बल्कि इतिहास था। कई आरोप थे, लेकिन पहला मुख्य मुकदमा 1982 के दजैल
नरसंहार पर केंद्रित था, जहां सद्दाम के काफिले पर असफल हमले के बाद 140 से अधिक लोग मारे गए थे। मुकदमा महीनों चला, टीवी पर दिखाया गया। सद्दाम कभी चिल्लाते, कभी चुप रहते, जजों से बहस करते, अपराध से इनकार करते, अदालत को अवैध बताते, लेकिन गवाह आए, दस्तावेज और सबूत पेश हुए। 5 नवंबर 2006 को फैसला आया। सद्दाम को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। सजा थी फांसी। कई इराकियों ने फैसले का जश्न मनाया। कुछ ने कहा कि आखिरकार न्याय हुआ, तो कुछ को डर था कि इससे और हिंसा बढ़ेगी। सजा तय थी और तारीख मुकर्रर थी। ईद अल अधा की सुबह जब ईरानी प्रार्थना और उत्सव की तैयारी कर रहे थे, सद्दाम को उनकी कोठरी से लाया गया। उन्हें सफेद शर्ट पर गहरा कोट पहनना था। वे शांत थे, धीरे धीरे चले। उन्हें एक छोटे कमरे में ले जाया गया, जो कभी उनकी खुफिया सेवा का हिस्सा था। कुछ अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया। उन्हें हुड ऑफर किया गया। उन्होंने मना कर दिया। उनके गले में फंदा डाला गया। कुछ लोगों ने शब्दों का आदान प्रदान किया। कोई अंतिम देरी नहीं हुई और फिर फांसी हो गई। सद्दाम का शव उनके जन्म स्थान अल अब्जा ले जाया गया और पारिवारिक कब्र के पास दफनाया गया। 24 साल तक लोहे के शासन वाला व्यक्ति अब नहीं रहा, लेकिन इराक में शांति नहीं आई। उनके मरने के बाद गृह युद्ध, आतंकवाद, विदेशी कब्जे जारी रहे। पुराने चरमपंथी आंदोलनों की राख से ISIS उभरा। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी। कार बम, अपहरण और सड़क युद्ध आम हो गए। कुछ इराकियों ने कहा कि सद्दाम को हटाना आजादी लाया, तो कुछ ने कहा कि इसने अंतहीन खून खराबे के द्वार खोल दिए। आज भी इराक उस युग के दर्द, सवालों और निशानों को ढो रहा है। सद्दाम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक बच्चे की है जो डर में बड़ा हुआ, एक युवा की जो दया पर नियंत्रण को चुना, एक नेता की जो चुप्पी, डर और ताकत से व्यवस्था बनाई, और एक देश की जो उसे माना, उसका विरोध किया, उससे डरा और उससे बचा। उनकी कहानी दिखाती है कि सत्ता कैसे उभरती और गिरती है, एक फैसला युद्ध कैसे लाता है, और एक आवाज लाखों को कैसे आकार देती है या चुप कराती है। यह कोई परी कथा नहीं थी, यह वास्तविक था, यह इतिहास था। इस कहानी से हम सीखते हैं, पहला, डर पर बनी सत्ता हमेशा नहीं टिकती। डर लोगों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन शांति नहीं बना सकता। दूसरा, चुप्पी हमेशा सुरक्षा नहीं। लोग जीवित रहने के लिए चुप रहते हैं, लेकिन चुप्पी क्रूरता को बढ़ने देती है। तीसरा, इतिहास को याद रखना चाहिए, दोहराना नहीं। ऐसी कहानियां पढ़ी जानी चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित हो। चौथा, हर चुनौती मायने रखती है। एक नेता के फैसलों ने लाखों को प्रभावित किया। यही नेतृत्व का वजन और अहंकार का खतरा है। यह कहानी शिक्षा, समझ और सत्ता के लिए है, न कि किसी की प्रशंसा, निंदा के लिए। हर तथ्य पर सावधानी से शोध किया गया ताकि आप भाषा, जीवन और नेतृत्व को सरल तरीके से सीखें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।